अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉर प्रिपरेशन ऑफ JEST एंड PST। नाज़रीन, आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा, जो कि चैप्टर 1 का लास्ट लेक्चर होगा। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 पर मूव करेंगे। आज के लेक्चर की तरफ जाने से पहले जो मैंने एक क्विज़ दी थी लेक्चर 2 में, मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसने दुरुस्त जवाब दिया है, और उसके साथ साथ मैं उन लोगों का भी नाम आपके सामने रखूँगा जिन्होंने मुझे YouTube पर सपोर्ट किया, कमेंट्स किए और मेरी हौसला अफजाई की, जिनके नाम आपके सामने हैं। प्यार अली राही साहब, सनम जतोही, AK संजोत, अब्दुल समद, पुरुषोत्तम कुमार, हिरा मेमन, अनीस खान, सिराज उन्नर, अली अबड़ो, सनिया मेमन, साइमा जरवार, परी शेख, मोतीउल्लाह, लकी एजुकेशनल मटेरियल, अरोही आसिफ, सारा, प्रिंसेस नसरीन, सना अकबर, मंजूर सहतो, मुनज़्ज़ा राई, अदनान खोसरो, गजाला सुमरो, कामरान अली पावर, स्टनिंगल एंड सैयदा अक्सा। ये तमाम वो व्यूअर्स हैं जिन्होंने अपने वर्ड्स के थ्रू मेरी इंकरेजमेंट की। और अब मैं आपको बताता हूँ कि राइट आंसर हमें किस व्यूअर्स ने दिया था। जो मैंने एक क्विज़ पूछी थी आपको लेक्चर नंबर 2 में, तो दुरुस्त जवाब दिया था सैयदा अक्सा ने एंड अरोही आसिफ ने। तो ये वो दो व्यूअर्स हैं जिन्होंने दुरुस्त जवाब दिया था। सनिया मेमन ने भी क्लोजली सही आंसर दिया था, लेकिन मैं ये बताना चाहूँ कि सनिया, आपने जो कहा था बोथ आर इक्वल, बिल्कुल बोथ आर इक्वल है, लेकिन एज वेल एज इक्विवेलेंट भी थे। तो MCQs में जब भी आप देखेंगे तो मोस्ट क्लोज ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना होता है। तो आई होप दोस्तों कि इंशाल्लाह ताला इसी तरह आप क्विज़ का जवाब देते रहेंगे और मेरी हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स करते रहेंगे। तो आते हैं आज के लेक्चर की तरफ, जो कि है एक्सरसाइज 1.2। नाज़रीन, उसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि गिव द रीज़न वाई द फॉलोइंग कलेक्शन आर नॉट सेट। नाज़रीन, स्टेटमेंट उसने आपको दे दी कि वो कह रहा है कि नीचे दिए गए सेट जो कलेक्शन है वो सेट नहीं है, लेकिन आपने रीज़न बतानी है कि भाई वो क्यों सेट नहीं है। तो सेट का आपको मैंने बताया था कि सेट क्या होता है। अगर आप ख़ुद भी रिकॉल करें अपने जहन में, तो वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट, यूनिक होना चाहिए हर मेंबर। तो आते हैं पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट की तरफ, जिसमें DOOR है। अब ये देखें, वेल डिफाइंड तो है लेकिन डिस्टिंग वाली प्रॉपर्टी को फुलफ़िल नहीं करता। इसमें O जो है 2 मरतबा है, तो ये इस वजह से सेट नहीं होगा। और दूसरी तरफ आप आ जाएं तो यहाँ पे ये भी स्टार, ये सर्कल, ये स्टार और ये ट्रायंगल। तो आप देखेंगे ये भी स्टार और ये भी स्टार, तो फिर इसमें रिपीटिशन, तो इसका मतलब है कि ये भी सेट नहीं होगा, रिपीटिशन है इसमें। या आप कह सकते हैं कि डज़ नॉट फॉलो द डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी ऑफ सेट। जो डिस्टिंक्ट वाली प्रॉपर्टी है उसको फुलफ़िल नहीं करता, इसलिए हम इसको सेट नहीं कहते। और इसी तरह इसमें भी 2D हैं, और इसमें तो 2, 3, 4 जो 6 मेंबर हैं वो हर मतलब टोटल तो 3 मेंबर होने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने हर मेंबर को रिपीट कर दिया। तो इसमें 2, 3 एंड 4 आर रिपीटिंग, दैट्स वाई दिस इज़ नॉट अ सेट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है सेट ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स। तो ये भी, अब ये इसमें रिपीटिशन तो नहीं है, मतलब कोई चीज़ रिपीटिशन भी नहीं है, लेकिन ये वेल डिफाइन नहीं है, वेल डिफाइन नहीं है। ब्यूटीफुल बर्ड्स तो बहुत से होते हैं, ठीक है। अब वो कौन से बर्ड्स की बात कर रहा है, एक नाम बता देते या एक कैटेगरी बता देते, तो बहुत से इस तरह ब्यूटीफुल बर्ड्स हैं। तो वेल डिफाइंड सिचुएशन नहीं हुई, कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। दूसरा है सेट ऑफ गुड प्लेयर्स। तो इसमें भी ये देखें कि वेल डिफाइंड वाली प्रॉपर्टी फुलफ़िल नहीं हो रही कि भाई किस चीज़ के प्लेयर, हमारे पास कितनी यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए गेम्स होती हैं, तो हर गेम्स का एक अलग से प्लेयर होते हैं और उनकी एक अपनी अप्रोच होती है और अपनी उसमें परफॉर्मेंस होती है। तो ये भी सेट नहीं हुआ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अब हम बताएंगे कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। ये बहुत ही आसान सवाल हैं। फाइनाइट जिसमें नंबर ऑफ मेंबर ऑफ सेट एक काउंटेबल सिचुएशन में आए, तो हम उसको फाइनाइट सेट कहते हैं, और एक को इनफाइनाइट कहते हैं जिसमें काउंटलेस हो, ठीक है। तो हम उसको इनफाइनाइट कह देंगे, और जिसमें फाइनाइट होंगे और मतलब काउंटेबल सिचुएशन होगी, हम उसको फाइनाइट सेट कह देंगे। ये एक बहुत आसान सवाल है, आइए इसको 1 मिनट में कवर करते हैं। हमारे पास सेट दिया गया है जिसके 0, 1, 2, 3 अप टू
50 तक इन्होंने होल नंबर दिए हुए हैं, मतलब 0 से जब शुरू होगा तो हम समझ जाएंगे सेट ऑफ होल नंबर है। मज़ीद मैं इंशाल्लाह आगे भी कवर करूँगा क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर इसी पे है, तो नेक्स्ट चैप्टर इसी पे ही है। तो अब ये देखें कि 50 है तो काउंटेबल सिचुएशन है, तो आप कह दें कि ये फाइनाइट है। और यहाँ देखें ये 100, 200, 300, 400 अप टू सो ऑन, सो ये क्या हुआ, इनफाइनाइट हुआ क्योंकि ये एक काउंटेबल सिचुएशन नहीं है। सेट ऑफ हेयर्स ऑन द बॉडी, अब आप मुझे बताएं क्या ये फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट? ऑब्वियसली इनफाइनाइट होगा। सेट ऑफ लेग्स ऑफ अ कैट, अब बिल्ली की टांगें कितनी होती हैं आप आराम से काउंट कर सकते हैं, तो ये फाइनाइट। कितने आसान सवाल हैं। सेट ऑफ स्टार इन द स्काई, यहाँ पे आपने सोचना है सेट ऑफ स्टार इन द स्काई। हमें तो बचपन में यही बताया गया था कि भाई अनगिनत मतलब स्टार होते हैं आसमान में, लेकिन साइंस ने ये प्रूव किया है कि ये काउंटेबल सिचुएशन है। और आई थिंक 9096 स्टार जो जिन्होंने इस पर रिसर्च की है वो ये बताते हैं कि इतने स्टार आसमान में हैं, तो ये एक फाइनाइट सेट होगा, फाइनाइट सेट होगा। सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट, ठीक है, सेट ऑफ लाइंस के एक हमारे पास पॉइंट है। अब बताना हमने ये है कि इसमें से कितनी लाइनें पास कर रही हैं, यूँ इस तरह, ये एक यूँ आप जितनी आप लाइनें इसमें से पास कराना चाहें तो पास होती रहेंगी। कुछ लाइनें इसके बिल्कुल बराबर में आएंगी, कुछ लाइंस के ऊपर भी लाइंस आती रहेंगी, और हर लाइंस के ऊपर पता नहीं कितनी लाइंस ऊपर आती रहेंगी। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो एक पॉइंट में से कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास करती हैं। तो ये मैथमेटिक्स में इसको हम अनकाउंटेबल लाइंस पास थ्रू अ पॉइंट, तो ये एक इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है। आप ये जहन नशीन कर लें कि जो एक पॉइंट होता है तो इसमें से कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास करेंगे ये हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि एक लाइंस के ऊपर 1000 ऑफ लाइंस और भी पास करवा सकते हैं जिनको हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते कि भाई कितनी लाइंस पास हो रही हैं। तो आजकल यूँ समझ लें कि जो मैथमेटिक्स में इस पॉइंट से जो लाइन क्रॉस कराती हैं उनको इनफाइनाइट कंसीडर किया जाता है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 20, जी हाँ, अब इन्होंने एक स्टार्टिंग पॉइंट उसका बता दिया कि नेचुरल नंबर होने चाहिए जो ग्रेटर हो 20 से। जी भाई 20 से ग्रेटर कितना के होने चाहिए? 20, 40, 60, 20, 21, अब ये इन्होंने अप टू इन्फिनिटी तक जा सकता है, तो हम इसको भी इनफाइनाइट कहेंगे। इन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट तो बता दिया लेकिन फिनिशिंग पॉइंट नहीं बताया कि वो अगर कह सकते ग्रेटर देन 20 बट लेस देन 100, ग्रेटर देन 20 बट लेस देन 1000, तो हम इसको फिर फाइनाइट कह सकते थे। सेट ऑफ ऑल सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, तो ये अब देखें ये भी फाइनाइट सिचुएशन है। हम अपने पूरे पाकिस्तान की जितनी भी सिटीज़ हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये फाइनाइट सेट है। इवन के अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप ये देखें कि जो JEST की अभी वैकेंसी अनाउंस की गई हैं उसको डिस्ट्रिक्ट क्या सिटीज़ क्या वो UC लेवल तक उन्होंने काउंट कर ली हैं और पूरा डाटा आपके सामने रख दिया है। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहे होंगे कि जो हम तमाम मुल्क हैं उनमें जो सिटीज़ हैं, उनमें जो तहसील हैं, उनमें जो UC हम उनको काउंट कर सकते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी हम तमाम सिटीज़ को काउंट कर सकते हैं, उनके नाम लिख सकते हैं। ऐसे नहीं कि हम कहें कि भाई अनकाउंटेबल सिटीज़ हैं, हम किस तरह एक एक को गिने। तो ये हमारा काम तो नहीं है उनको गिनना, लेकिन जिनका काम है वो गिन के हमें उसका एग्जैक्ट फिगर बता देते हैं, तो उस हिसाब से हम इसको कहते हैं कि ये काउंटेबल सिचुएशन है। तो ये फाइनाइट सेट होगा। सेट ऑफ ऑल स्कूल इन सिंध, तो हम जितने भी स्कूल हैं सिंध में वो उसका पूरा डाटा एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड लिटरेसी वालों के पास होता है। तो उसके बाद फिर वो ही उस हिसाब से स्कूल खोले जाते हैं कि यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी है तो यहाँ पे एक स्कूल होना चाहिए, तो वो तमाम स्कूल की स्ट्रेंथ को मालूम कर सकते हैं। तो इसको भी हम फाइनाइट कहेंगे। तो ये देखें कितने आसान से सेट हैं आपके सामने। सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, अब ऑल इवन नंबर तो ये एक वेल डिफाइंड सिचुएशन नहीं है कि ऑल इवन नंबर कहाँ तक, कहाँ से स्टार्ट कहाँ तक, तो ये भी इनफाइनाइट सिचुएशन होगी हमारे पास, तो हम कहेंगे इनफाइनाइट सेट है। तो ये बहुत ही आसान सेट थे। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट। अच्छा, एम्प्टी सेट बताना है आपने, मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट लाई ना करता हो, जिसको हम यूँ रिप्रेजेंट किया करते थे, एक इस तरह और दूसरा
इस तरह, ठीक है। तो बता देंगे हम सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास ओवर 20 ईयर ऑफ एज। अब वो पूछ रहा है कि आप क्लास 6 की मैथ पढ़ रहे हैं ना, तो वो कह रहा है कि आप हमें बताएं कि जो 20 से ऊपर कितने वाला बंदा है आपकी क्लास में। तो ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एम्प्टी सेट है, क्योंकि 6 क्लास तक जो 20 ईयर का बच्चा होता है वो नहीं होता, और उसमें जो है एम्प्टी सेट हमारा जवाब आएगा कि यहाँ पे एम्प्टी सेट है, मतलब कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो 20 से ऊपर हो। 20 से ऊपर तो यहाँ पर आपने देखा है कि वो बंदा यूनिवर्सिटी तक पहुँच जाता होता है। तो आपके 6 क्लास में कोई 20 साल से ऊपर वाला बच्चा होगा? आपने कहना है नहीं। तो किस तरह आप उसको मैथमेटिकल टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे, एम्प्टी सेट, या ऐसे, क्या हमारी क्लास में जो 20 साल से ऊपर वाला बच्चा नहीं है। सेट ऑफ लेटर्स आफ्टर जेड, जेड के बाद क्या वैल्यू आती है, या कौन सा अल्फ़ाबेट, कौन सा लेटर आता है जेड के बाद। अब जेड के बाद तो ये फिनिशिंग पॉइंट है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, तो इसके बाद तो कोई भी लेटर नहीं आएगा, तो यहाँ भी हम इसको एम्प्टी सेट कह सकते हैं कि यहाँ पे एम्प्टी सेट आएगा। सेट ऑफ चिल्ड्रन हुज नेम्स स्टार्ट विथ के इन द योर लोकेलिटी, तो जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ पे कोई बच्चा जिसका नाम के से शुरू होता हो, तो देखते हैं हम एरिया में जहाँ भी, तो किसी न किसी का नाम ज़रूर होता है जिसका नाम के से शुरू हो सकता है, ठीक है ना। तो कामरान हो सकता है, ठीक है। और उन्होंने बोला है चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन में गर्ल्स भी आ सकती हैं, ठीक है ना। तो उसमें किरण हो सकती है, उसमें और भी बहुत से नाम हैं जो के से शुरू हो सकते हैं, तो वो उसका सेट बन सकता है। तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि ये एम्प्टी सेट होगा, बल्कि इसमें नाम आ सकते हैं, तो इसका जो जवाब होगा एम्प्टी सेट नहीं होगा। सेट ऑफ नेम ऑफ सोलर कैलेंडर स्टार्टिंग विथ जेड, अब कोई भी मंथ जो सोलर कैलेंडर में है वो जेड से स्टार्ट नहीं होता, तो यहाँ पे हम इसको भी एम्प्टी सेट कह देंगे। सेट ऑफ फिशेस विच लिव इन सैंड, अब वो कह रहा है कि वो मछलियाँ जो कि सैंड, जो उसमें रेत वगैरह में रहती हैं। आपको पता है कि जो मछलियाँ होती हैं वो तो सिर्फ पानी में ही रह सकती हैं, तो इसका भी एम्प्टी सेट आएगा। सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 4 and 10, अच्छा 4 and 10 के बाद अब उन्होंने स्टार्टिंग भी बता दिया और फिनिशिंग भी पॉइंट बता दिया। अब इसके दरमियान हम चीज़ बता सकते हैं। सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 4 and 10, अच्छा 4 के बाद कौन सा इवन आएगा? 6 and 8, और बिटवीन कहा है उन्होंने, बिटवीन, तो ये भी शामिल नहीं होगा और ये भी शामिल नहीं होगा, इसके दरमियान होगा। और इसी से हमने एक पीछे क्वेश्चन किया सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, इन्होंने ऑल कहा हुआ है, ठीक है, तो हमने उसको इधर इनफिनाइट कह दिया क्योंकि ऑल इवन नंबर, और यहाँ पे उन्होंने कहा है बिटवीन 4 and 10, तो ये एक वेल डिफाइंड सिचुएशन है, तो हमने उसको कह दिया कि इसका जो सेट होगा वो एम्प्टी सेट नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट आएंगे 6 and 8, तो इसका जवाब एम्प्टी सेट नहीं होगा। उसके बाद अब ये कह रहा है 7 क्वेश्चन है, ज़ीरो, ये बता रहे हैं कि क्या ये ज़ीरो एम्प्टी सेट है। तो मैंने आपको बताया था जब भी कोई भी अंदर एक एलिमेंट हो, चाहे 0 हो चाहे 1 हो, तो वो हमारा सिंगलटन सेट होता है। अ सेट इन विच कंसिस्ट ओनली 1 एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट, बट इट डज नॉट मीन्स इट इज़ सिंगुलर सेट। हम इसको वो नहीं कह सकते, सॉरी एम्प्टी सेट नहीं कह सकते या नल सेट नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये भी तो एक मेंबर है ना, ठीक है। और सिंगलटन सेट की रिप्रेजेंटेशन इस तरह होती है, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है इसको हम एम्प्टी सेट कह सकते हैं और इसको हम एम्प्टी सेट नहीं कह सकते क्योंकि ये एक होल नंबर सिस्टम का एक एलिमेंट है। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ आया होगा। अब आते हैं विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट। अब इसमें हमें बताना है कि कौन सा जो सेट है वो इक्वल है। याद करें कि इक्वल की कौन सी 2 सिचुएशन थी जिसको हमने पढ़ा था। इक्वल की जो 2 कंडीशन हुआ करती थी इक्वल के लिए होता था कि नंबर ऑफ एलिमेंट या मेंबर इक्वल भी हों, बराबर हों, प्लस में सेम भी हों, ठीक है, इक्वल भी हों और सेम भी हों,
मतलब कि उसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट अगर हमें 2 पेयर दिए गए हैं, उसमें अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट 1 2 3, तो इधर भी 1 2 3 एक चीज़। दूसरी चीज़ हमने ये देखनी है कि वो जो एलिमेंट हैं वो भी एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। तो आइए इस चीज़ को चेक करते हैं और मालूम करते हैं कि कौन सा इक्वल है। अब ये देखें 1 2 3 1 2 3, अब इसमें भी 3 एलिमेंट, इसमें भी 3 एलिमेंट, तो ये पहली प्रॉपर्टी फुलफ़िल हो गई। उसके बाद देखेंगे कि हर एलिमेंट एक जैसा ही है, 1 2 3 जी, तमाम मेंबर बराबर भी हैं और एक जैसे भी हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि ये इक्वल सेट है। दूसरा PAT और दूसरा TAN। अब PAT 1 2 3 1 2 3 जी, 3 मेंबर तो हो गए, इसमें भी 3 मेंबर हैं, इसमें भी 3 मेंबर हैं। अब हम ये देखेंगे कि क्या ये दोनों एक जैसे हैं, A भी एक जैसा और T भी एक जैसा, लेकिन P इसमें डिफरेंट है, P और N अलग अलग हैं, तो हम इसको इक्वल सेट नहीं कहेंगे। दूसरा है KITE और दूसरा है BITE, तो इसमें भी 4, इसमें भी 4, तो दोनों मेंबर तो 4 हो गए। अब देखेंगे क्या एलिमेंट एक जैसे हैं, I भी सेम है, इसमें T भी सेम है, E भी सेम है, लेकिन इधर K है, इधर B है, तो इस वजह से हम इसको इस B और K की डिफरेंस की वजह से हम इसको इक्वल नहीं कह सकते। और चौथा क्वेश्चन है XYZ एंड सेट ऑफ फर्स्ट 3 इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब ये देखें ना, एक मैंने आपको बताया था 3 किस्म होती हैं सेट को डिस्क्राइब करने। एक सेट उन्होंने दे दिया हमें बिल्डर नोटेशन में, सॉरी इसमें एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दे दिया है हमें उन्होंने सेट, ठीक है। और दूसरा हमें इन्होंने 1 2 3 जिस तरह हमने एक सेट टाइप पढ़ी थी, 3 किस्म होती हैं जो मैंने आपको बताई थी सेट की। एक होता है डिस्क्रिप्टिव, दूसरा होता है सेट बिल्डर नोटेशन, और तीसरी जो हमारे पास किस्म होती है वो होती है टेबुलर फॉर्म। एक डिस्क्रिप्टिव, सेट बिल्डर और टेबुलर फॉर्म, तो 3 किस्म की सेट को डिस्क्राइब करने के तरीके होते हैं। तो इन्होंने जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में और क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट जो दिया हुआ है वो एक दिया हुआ है इन्होंने टेबुलर फॉर्म में और दूसरा दिया हुआ है डिस्क्रिप्टिव में, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन है उनकी, इस तरह हम लिख सकते हैं। तो वो कह रहा है कि एक सेट है XYZ और दूसरा है सेट ऑफ फर्स्ट 3, तो फर्स्ट 3 कौन से होते हैं, ABC। तो इसमें आप देखें कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट तो सेम है, बराबर हैं, इक्वल हैं, लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है, तो हम इसको इक्वल सेट नहीं कहते। सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 2 एंड दिस वन। अब वो कह रहा है कि एक हमारे पास सेट है जो लेस देन है 2 से, ऑड नंबर का, तो ऑड नंबर 2 से कौन सा ही होता है, नीचे एक 1 ही होता है, ठीक है। और दूसरा इन्होंने सेट ये दे दिया है। तो आप हमें बताएं कि क्या इसको हम इक्वल सेट कह सकते हैं, बिल्कुल नहीं। ये एक एम्प्टी सेट है और ये एक सिंगलटन सेट है, तो ये भी इक्वल नहीं हो सकता। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है कि विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट की क्या कंडीशन है कि बस जितने एक सेट है हमें अच्छा, जब भी ये इक्वल या इक्विवेलेंट की आपसे कोई क्वेश्चन आएगा तो याद रखें कि उसमें आपको 2 पेयर देगा, ये नहीं कि आपको एक ही एलिमेंट दे दे और कहे कि ये बताएं कि क्या ये इक्वल है या इक्विवेलेंट है। तो जब भी इक्वल या इक्विवेलेंट की बात होगी, सबसेट या सुपर सेट की बात होगी, तो वो हमेशा आपको 2 सेट देगा, ठीक है ना। इससे कंफ्यूज नहीं होगा कि मैं पूछूं आपसे कि क्या 1 2 3, मैं आपसे पूछूं क्या ये इक्वल है, इक्विवेलेंट है या सबसेट है, तो आप किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक ही सेट है। तो जब भी इन सेट की बात आएगी तो हमेशा आपको 2 सेट देगा, ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। अब उसने इक्विवेलेंट का कह दिया। इक्विवेलेंट में क्या होती है कि जो पहली प्रॉपर्टी है ना इक्वल की, बस वो फुलफिल हो जाए तो हम उसको इक्विवेलेंट कह देते हैं, ठीक है। बस वो सेम एलिमेंट होना ना होना ये कंपलसरी नहीं, बल्कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो है वो इक्वल होने चाहिए। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब इसको देखते हैं, विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट। अब इसमें देखें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर MILE है, यहाँ पे NILE है, लेकिन देखें नंबर ऑफ़ एलिमेंट तो 4 हैं, इधर भी 4 हैं, तो ये इक्विवेलेंट होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 1 2 3 3 2 1, तो ये इक्विवेलेंट है एज वेल एज इक्वल है। तो यहाँ से आपने क्या कॉन्सेप्ट गेन किया, यहाँ से आपने क्या कॉन्सेप्ट गेन किया कि जो इक्वल सेट होता है वो ऑलवेज इक्विवेलेंट भी हो सकता है,
लेकिन इक्विवेलेंट सेट may और may not be इक्वल। ठीक है, जो इक्वल सेट होता है वो हमेशा ऑलवेज इक्विवेलेंट भी होता है, लेकिन जो इक्विवेलेंट सेट होता है वो इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये देखें 1 2 3 और 3 2 1 नंबर ऑफ़ एलिमेंट हमने देखने थे, ये इसमें भी 3 इसमें भी 3, जी हाँ ये दोनों इक्विवेलेंट हो गए, लेकिन उसके साथ साथ इक्वल भी हो गए। दूसरा आते हैं क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें 4 किस्म की इन्होंने फिगर दे रखी है, ट्राइंगल, रेक्टेंगल और इसके सर्कल और इसमें स्टार एंड लास्ट में इन्होंने एक क्यूब दिया हुआ है। तो आप ये देखें कि 1 2 3 4 5, हालांकि इसमें फिगर है 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 एलिमेंट, इसमें भी 5 एलिमेंट। और एलिमेंट की पहचान कैसे होती है, हर 2 एलिमेंट के दरमियान एक कॉमा होता है, तो इसमें भी 5 हैं, इसमें भी 5 हैं, तो ये दोनों इक्विवेलेंट कहला सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें 6 6 6 ट्रिपल 6 और टेट्रा 6, और यहाँ पे देखें 6 6 और टेट्रा 7 एंड 7 7। अब ये देखें कितने एलिमेंट इसमें 1 2 3 4 1 2 3, इसमें 4 एलिमेंट हैं और इसमें 3 एलिमेंट हैं, तो ये दोनों ये जो इक्विवेलेंट सेट नहीं कहलाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तमाम तो रिपीटिशन हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम कंफ्यूज तो नहीं हो रहे। तो आप देखें, मैंने आपको बताया था कि जब भी कामा आएगा तो उसके बाद हम एक एलिमेंट को कंसीडर करते होते हैं। अब ये 6 है ना, तो ये एक एलिमेंट है, और 6 एक दूसरा एलिमेंट है, तो अब एक सिंगल 6 नहीं आना चाहिए और 6 नहीं आना चाहिए, तब हम उसको रिपीटिशन कंसीडर करेंगे। और 6 है, तो आप ये सोचेंगे अब ये तमाम तो 6 हैं, अब 6 है तो इसका मतलब आगे 6 नहीं आना चाहिए। अगर टेट्रा 6 है तो इसका मतलब आगे टेट्रा 6 नहीं आना चाहिए, मतलब पूरा के पूरा एलिमेंट रिपीट ना हो, थोड़ा सा आगे पीछे भी नंबर होगा या उसकी डिस्प्ले में थोड़ा सा फ़र्क होगा तो हम उसको रिपीटिशन नहीं कंसीडर करेंगे। और यहाँ पे देखें, अब यहाँ भी 6 है, आप सोच रहे होंगे, और यहाँ भी 6 है, तो क्या इन दोनों की रिपीटिशन हुई? ये एक अलग सेट है, ये एक अलग सेट है, ठीक है ना, इनमें कंफ्यूज नहीं होना, ये एक अलग सेट है और ये एक अलग सेट है, इसकी अपनी खसूसियात हैं, इसकी अपनी। हाँ, यही एलिमेंट अपने अंदर रिपीट नहीं होना चाहिए और ये एलिमेंट अपने अंदर रिपीट नहीं होना चाहिए, तब हम उसको सेट ना कहते हैं। तो ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट उनके बराबर नहीं है, तो हम इसको इक्विवेलेंट सेट नहीं कहते। और जब कोई सेट इक्विवेलेंट नहीं है तो इसका मतलब वो इक्वल कभी नहीं हो सकता। जब कोई सेट इक्विवेलेंट नहीं है तो वो कभी भी नेवर बी इक्वल, ठीक है। तो जब वो इक्विवेलेंट नहीं है तो वो कभी भी, जब वो इक्विवेलेंट नहीं तो वो कभी भी इक्वल भी नहीं हो सकता। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो अब उन्होंने एक स्टेटमेंट दी हुई है और पूछा हुआ है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। अब बी उन्होंने एक सेट दिया हुआ है जिसमें वो कहा हुआ है कि इफ़ बी इज़ द सेट ऑफ लेटर ऑफ मून। अब वो कह रहा है कि बी एक सेट है जिसके जो लेटर्स हैं वो मून के हैं, और उसमें से उन्होंने एक सेट बनाया है जिसके एलिमेंट ने MON रखे हैं। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो नाज़रीन ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि इसमें देखें कि एक वेल डिफाइंड भी है और कोई रिपीट भी नहीं हो रहा। अब यहाँ पे O है, लेकिन जहाँ भी मैंने बताया था सेट लिखना हो तो अगर वहाँ पे रिपीट हो रहा है तो आपने जस्ट उसको एक मरतबा लिखना होगा, 2 मरतबा लिखेंगे तो वो सेट नहीं कहलाएगा। तो ये एक ट्रू सिचुएशन है। दूसरा आते हैं कि A सबसेट B होगा कब इफ़ A के जो एलिमेंट है 1 2 एंड B के जो एलिमेंट हैं 2 3 4 5। अब ये देखें कि सबसेट जो मैंने कहा था पार्ट होता है, ठीक है ना, एक पार्ट होता है 1 2 और 2 3 4 5। अब ये देखें कि जो 1 एलिमेंट है वो इसमें मौजूद नहीं है, तो ये वाली सबसेट वाली जो कंडीशन है यहाँ पे फुलफ़िल नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि ये देखें 1 एलिमेंट एक ऐसा है जो कि बी में मौजूद नहीं है, तो ये उसका सबसेट नहीं बल्कि प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी कंडीशन क्या होती है कि एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि बी में मौजूद ना हो, तो ये वाली कंडीशन फुलफ़िल नहीं होगी, इसको हम फॉल्स कंसिडर करेंगे। If A is equal to 4 5 10 and B is equal to 10 5 10 20, then A
इक्विवेलेंट टू बी। नाज़रीन इक्विवेलेंट की साइन अगर मैंने पीछे भी बताई हो तो दोबारा बता दूं कि इक्वल की साइन तो यूँ लिखते हैं कि ए इज़ इक्वल टू बी, लेकिन इक्विवेलेंट का अगर करना हो तो ए इस तरह एक साइन बना के आप इसको कहेंगे कि ये इक्विवेलेंट ए इक्विवेलेंट बी, इसको इक्विवेलेंट पढ़ते हैं मैथ में, ठीक है, ए इक्विवेलेंट बी। तो वो पूछ रहे हैं कि क्या ये जो दोनों ए एंड बी हैं क्या वो इक्विवेलेंट हो सकते हैं, और इक्विवेलेंट की क्या प्रॉपर्टी थी कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट आर इक्वल। तो इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट 1 2 3, इसमें 1 2 3, तो दोनों बराबर एलिमेंट तो हैं, तो ये एक ट्रू कंडीशन है। नेक्स्ट, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 0 1 2 3 5 एंड बी इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो वो कह रहा है कि एक हमारे पास ए है जो है 0 1 2 3 एंड 5, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 एलिमेंट हैं। अब वो कह रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो अगर हम दूसरा एक बी सेट ले लें, और बी हमेशा याद रखिएगा 0 से नहीं 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5, तो इसमें भी 5 एलिमेंट आ गए और इसमें भी 5 एलिमेंट आ गए, तो हम इस कंडीशन को ए इज इक्वल टू बी कह सकते हैं। जी हाँ कह सकते हैं। क्यों, सॉरी ए इक्वलेंट ए इक्वल टू बी नहीं हो सकता, सॉरी ए बी के इक्वलेंट हो सकता था लेकिन इक्वल नहीं। क्यों, क्योंकि ये 0 से शुरू हो रहा है और यहाँ पे 0 नहीं है, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 है, 1 2 3 5 भी है, जी हाँ 5 भी है, लेकिन यहाँ देखें 4 है और यहाँ देखें 0 है, तो ये ए डज़ नॉट इक्वल टू बी, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ट्रू नहीं होगी, सॉरी, ठीक है। इफ़ x इज़ इक्वल टू वाई, वो कह रहे हैं कि इफ़ x इज़ इक्वल टू वाई, मतलब इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट भी सेम और इक्वल भी, नंबर ऑफ़ एलिमेंट भी इक्वल होंगे और नंबर ऑफ़ एलिमेंट आर सेम भी होंगे, एक जैसे भी होंगे, देन x इज़ इक्वलेंट टू वाई, तो क्या हम, वो कह रहा है कि x को y के इक्वलेंट भी कह सकते हैं। जी हाँ, हम जब x बराबर होगा y के तो हम x को एज ए इक्वलेंट भी कंसीडर कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि कोई भी सेट इक्वल होगा एज वेल एज इक्वलेंट भी होगा। तो आई होप दोस्तों को ये आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। उसमें उन्होंने हमें सिंबल दिए हुए हैं, वो पूछ रहे हैं, अब हमें कह रहे हैं कि जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसको आपने सिंबल से शो करना है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि कौन सी सिंबल कहाँ तक आ सकती है। तो ये देखें हमारे पास एक 10 20 एंड 30 है। अब उन्होंने दरमियान में एक सिंबल लगाने के लिए जगह छोड़ी और दूसरा एक उन्होंने सेट लिखा है 5 10 15 20 25 एंड 30। तो अब वो पूछ रहे हैं कि यहाँ पे क्या आएगा। अब ये देखें कि 10 है, इसमें लाई कर रहा है, 20 इसमें लाई कर रहा है, 30 इसमें लाई कर रहा है। तो ये देख ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये सेट इसका पार्ट हो, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो ये सेट है इस सेट का सबसेट होगा। सबसेट को मैंने आपको बताया था कि सबसेट को हम किस तरह शो करते होते हैं, सबसेट को हम इस तरह शो करते होते हैं। इसका मतलब होता है कि जो एक सेट है वो दूसरे सेट का पार्ट है। अब आपकी यहाँ कन्फ्यूजन स्टार्ट हो रही होगी कि सर आपने तो पढ़ाया था कि जब भी कोई एक एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करेगा तो हम उसको बिलोंग टू, अगर नहीं करेगा तो डज नॉट बिलोंग टू शो करेंगे। तो याद रखें जब भी हम एलिमेंट किसी एक एलिमेंट की बात करेंगे सेट से, ये रिलेशन जब हम बताएंगे किसी भी एक एलिमेंट का रिलेशन किसी सेट से बता रहे होंगे तो हम वहाँ पे बिलोंग टू और डज नॉट बिलोंग टू का साइन यूज़ करते हैं जब भी एक एलिमेंट का रिलेशन दूसरे के किसी सेट से कर रहे हों, ठीक है। और जब हम सेट से सेट की बात कर रहे हों रिलेशन, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं सबसेट, ठीक है, सबसेट यूज़ करते हैं जहाँ भी, और डज नॉट सबसेट, ठीक है, या हम सबसेट होगा या सबसेट नहीं होगा। आई होप कि आपको बात समझ आ रही होगी। मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ पहली सिचुएशन को। एक मेरे पास एलिमेंट है 1 और 1 एलिमेंट है, एक मेरे पास एलिमेंट है 1, ठीक है। अब मैं बोलूँ क्या ये दूसरा एक सेट ले लेता हूँ 1 2 3। अब मैं यहाँ पे सिचुएशन बताता हूँ आपको, 1 बिलोंग टू ए। अब आप मुझे बताएं कि क्या ये जो एक एलिमेंट है 1,
ये जो 1 है ये 1 ए में बिलोंग करता है, तो आप देख रहे हैं बिल्कुल बिलोंग करता है, तो आप यहाँ पे डज ए बिलोंग टू ए शो कर देंगे। अगर मैं कह दूँ कि 5-A, तो आप मुझे बताएं कि क्या 5 इसमें मौजूद है, नहीं, तो आप क्या लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग टू। तो जब आपने क्या किया, एक एलिमेंट का रिलेशन दूसरे सेट से करवाया, तो आप वहाँ पे बिलोंग टू एंड डज नॉट बिलोंग टू का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। जब मैं बात करूँ सेट टू सेट, तब सबसेट एंड डज नॉट सबसेट हम शो करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं सेट टू सेट बात करूं, जैसे कि यहाँ पे दी हुई है इन्होंने, जैसे कि यहाँ पे आपके यहाँ सामने गिवन है। अब ये देखें सेट है, पूरा का पूरा एक सेट है, और दूसरा ये भी एक सेट है। तो जब सेट की सेट से रिलेशन शो करनी पड़ेगी, तो वहाँ पे आपने सबसेट वाला सिस्टम यूज़ करना है। तो अगर तमाम मेंबर इसके से लाई कर रहे हैं तो हम कहेंगे सबसेट है, अगर लाई नहीं कर रहे होंगे तो हम कहेंगे ये उसका सबसेट नहीं है। इस तरह आप दूसरी तरफ आते हैं कि 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 डैश सेट ऑफ द मल्टीपल्स ऑफ 7 लेस देन 50। अब वो कह रहा है कि ये इस जगह पे क्या आएगा, एक हमारे पास ये सेट है जो इन्होंने टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, और दूसरा उन्होंने एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हुआ है। तो अब वो कह रहा है कि अब इन्होंने इसकी बाउंड्री डिफाइन कर दी है कि सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 7 बट लेस देन 50, लेस देन 50 इट मीन्स 49। और इसके ये भी तमाम भी ये देखें 7 के मल्टीपल हैं। अगर जिसको 7 का टेबल याद होगा वो बिल्कुल आसानी से देख सकता है कि ये 7 के सारे मल्टीपल है। तो ये सेट और ये सेट दोनों एक ही जैसे हैं, तो हम यहाँ पे बराबर का सिंबल लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन ये कराता हूँ और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक ज़ीरो है और उसके बाद एक फिलिंग द ब्लैंक्स है, और आखिर में अब ये बता रहे हैं कि आपस में इनका रिलेशन क्या है। नाज़रीन, ये एक सिंगलटन सेट है, क्यों? क्योंकि इसके साथ एक एलिमेंट मौजूद है। ये एक एम्प्टी सेट है क्योंकि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो क्या ये सेट इसमें से निकलेगा जिसके अंदर एक एलिमेंट मौजूद है, ये इसमें से निकल सकता है, या एम्प्टी सेट इसमें से निकल सकता है? आप खुद बताएं। या एक एलिमेंट ये है और एक ये खाली है, ठीक है। तो जिसके अंदर एक एलिमेंट मौजूद है और इसके अंदर बिल्कुल मौजूद नहीं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो एम्प्टी सेट है वो सिंगलटन सेट का सुपर सेट होगा। और सुपर सेट की जो सबसेट वाली डायरेक्शन है उसको उल्टा कर देना है आपने, कि जो एम्प्टी सेट है, सॉरी जो सिंगलटन सेट है वो एम्प्टी सेट का एक सुपर सेट होगा। कहने का मतलब सुपर सेट जहाँ से जो सेट छोटा सेट है निकल सकता है। अब सिंगलटन सेट से जो एम्प्टी सेट तो बन सकता है, लेकिन एम्प्टी सेट से सुपर सेट कभी नहीं बन सकता। और सुपर सेट के लिए मैंने पीछे एक बहुत ही डिटेल में चीज़ें बताई हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। एक सिंगलटन सेट से एम्प्टी सेट बन सकता है, लेकिन एम्प्टी सेट से कभी भी सिंगलटन सेट नहीं बन सकता। उसको देखते देखते अब मैं आपके लिए क्वेश्चन एक रख रहा हूँ 5, 6, 7, 8। अब यहाँ पे क्या आएगा, इसके एलिमेंट हैं 7, 5 एंड 8। तो ये क्वेश्चन आपके लिए एक क्विज़ है, तो आप मुझे इसमें से बताएंगे डेफिनेशन, और आप मुझे बताएंगे कि या ये दोनों इक्वल हैं, सबसेट हैं, सुपर सेट हैं, इक्विवेलेंट हैं, इक्वल हैं, कुछ भी। ये क्वेश्चन आप नोट कर लें और इसका आपने जवाब मुझे डिस्क्रिप्शन हम। तो नाजरीन, क्वेश्चन 7 कंटिन्यू है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 5 देखते हैं। TEA-AET। अब ये देखें, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी 3, इसमें भी 3, नंबर ऑफ एलिमेंट आर आल्सो सेम, इट मीन्स दे आर इक्वल। हैदराबाद, कराची, सक्खर डैश सेट ऑफ द ऑल सिटी ऑफ सिंध। अब एक ये सेट है जिसमें तमाम सिटी हैं सिंध के, और दूसरी तरफ उसके मेजर सिटीज़ को दिया गया है। तो ये इसका इस तरह लग रहा है पार्ट है, तो सेट टू सेट बात कर रहे हैं, तो पार्ट यहाँ पे सबसेट होगा। और दूसरा है AEIOU, ये 5 एलिमेंट हैं, इसमें सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 26 होते हैं, A to Z। तो आप ये देखेंगे इसमें 5 एलिमेंट, इसमें 26 एलिमेंट, ठीक है। तो ये ना इक्वल हो सकता है और ना ही इक्विवेलेंट हो सकता है, ये बात तो ख़त्म। अब हम देखेंगे क्या सबसेट है, बिल्कुल ये 5 एलिमेंट हैं और इधर 26 एलिमेंट हैं, तो ये वाला जो हिस्सा है इस हिस्से का सबसेट होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस लेक्चर का 11, 22 एंड 33 इज मल्टीपल ऑफ 11 इज डैश
ऑफ दिस। तो एक हमारे पास सेट है ये और एक ये सेट है हमारे पास ये। तो इसमें 1 से लेके तमाम एलिमेंट हैं जा रहे हैं। तो ये ऐसा लग रहा है कि ये जो एलिमेंट है इस बड़े सेट का हिस्सा है, तो सबसेट है। तो नाजरीन, आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। और आपके लिए जो मैंने एक क्विज़ रखा है आज के लिए, जो अगर हमारे पास ये एक सेट है, ये आपकी एक्सरसाइज का हिस्सा है और ये मेरे पास एक सेट बी है, जो मैंने पीछे आपको कहा था कि मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, तो उसके मेरे पास ऑप्शन क्या हैं। अब अगर हमारे पास ये 2 सेट हैं तो आप हमें बताएं कि इस जगह पे कौन सा सिंबल आना है। ये सिंबल हैं ये दोनों, ये एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है। तो आप हमें बताएं कि क्या ये दोनों सेट ए जो है सबसेट हो सकता है बी का, या ए इक्वल है बी के, या ए इक्वलेंट है बी के, या ए सुपर सेट है बी का। तो आप मुझे ये बताएंगे कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दुरुस्त होगा। तो कमेंट बॉक्स में ऑप्शन कमेंट कीजिएगा और उसके साथ साथ ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और दोस्तों के साथ उसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो कि हमारा 2nd चैप्टर का होगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।